ये वीडियो पार्ट 4 का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें भी हम जो बेसिक एक्शंस हैं, जो पॉपुलर बेसिक एक्शंस हैं, उनको कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे। जैसे एक एक्शन आ गया आपके सामने, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है, जो उसके पास गुड्स है, उसको एज ए सैंपल के तौर पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक तरीके से ये मार्केटिंग के लिए कर रहा है। और जब हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सैंपल जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये एक तरीके का फाइनेंशियल वर्डन है ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के ऊपर, क्योंकि आप अपने स्टॉक में से निकाल के सैंपल दे रहे हो। तो सैंपल देना मतलब एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अपने आप में एक तरीके का एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जब भी आप किसी गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो एक तरीके का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट को तो करेंगे डेबिट। अब इसका जो क्रेडिट वाला पार्ट है, क्रेडिट में हम लिखेंगे टू परचेज। तो ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि एडवर्टीजमेंट तो उनको समझ में आ जाता है कि एडवर्टीजमेंट को हमने डेबिट में क्यों लिखा, लेकिन परचेज में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परचेज क्यों आया क्रेडिट में, ये बताओ आप। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी आपने ये गुड्स परचेज किया होगा बिजनेस में, तो आपके पास एक एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नॉर्मली आपने ये एंट्री की होगी। तो जिस वक्त ये गुड्स बिजनेस में आया होगा तो परचेज डेबिट में रिकॉर्ड हुआ होगा। अब क्या हुआ कि आपने इस गुड्स को रिप्लेस कर दिया एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि गुड्स को आपने एज ए सैंपल बांट दिया मार्केट में। तो अब ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट हो गया। तो एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंसेस है, ये किसको रिप्लेस करके बना है? गुड्स को। और गुड्स किसके तौर पर रिकॉर्डेड है बिजनेस में? परचेज के तौर पर। तो परचेज ये एक्सपेंसेस अब कैंसिल होगा और इस एक्सपेंसेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे एक्सपेंसेस से, जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जब कोई एक्सपेंसेस बिजनेस में इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में आएगा, और जब कोई एक्सपेंसेस बिजनेस में डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे जो ये परचेज है, इसको रिप्लेस किया गया, मतलब इसको हटाया गया। तो डेबिट वाले परचेज को हमेशा आप क्रेडिट में ही हटाएंगे। तो इसलिए हमने टू परचेज करके लिखा। तो हमेशा याद रहेगा आपको, जब भी गुड्स आप फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनाएंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। कई बार हमारे सामने एंट्री आती है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या फायर या एक्सीडेंट। यहां पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली हमें लॉस हो रहा है। अब जितने भी लॉसेज हैं, चाहे वो फायर की वजह से हो, थेफ्ट की वजह से हो या एक्सीडेंट की वजह से हो, तो एज पर रूल, जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है, उसका वजह से हम जितने भी लॉसेज हैं उनको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे एंट्री बनाएंगे लॉस बाय थेफ्ट, या जो भी रीजन है, फायर भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी, अकाउंट डेबिट। ये डेबिट में आएगा। टू नीचे आएगा परचेज, परचेज अकाउंट। ये इसलिए आएगा परचेज अकाउंट क्रेडिट में यहां पर, क्योंकि जब ये गुड्स कभी खरीदा गया था तो ये परचेज के नाम से रिकॉर्ड हुआ था। अब चूंकि ये परचेज के नाम से रिकॉर्ड हुआ था तो ये एज ए एक्सपेंसेस बिजनेस में रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये जो परचेजिंग है ये चोरी हो गया। मतलब ये जो परचेज करके हमने गुड्स स्टोर किया हुआ था, ये गुड्स या तो जल गया, चोरी हो गया, या डैमेज हो गया। तो इसका मतलब ये एक तरीके का लॉस हो गया। तो ये लॉस किसको रिप्लेस कर रहा है? इस एक्सपेंसेस को। क्योंकि एक्सपेंसेस करके जो आपने अमाउंट लिखा हुआ था, वो एक्सपेंसेस अब आपका जो परचेजेस था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि जब ये लॉस अपनी जगह बनाएगा डेबिट में, तो ये रिप्लेस करेगा परचेजिंग को, क्योंकि परचेजिंग को ही खत्म करके लॉस आया है। तो परचेजिंग कभी जब रिकॉर्ड हुआ था तो डेबिट में हुआ था। अब इस परचेजिंग को जब एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसको हमने लॉस में रिप्लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली डेबिट वाली चीज को हम क्रेडिट में ही एडजस्ट करते हैं। इसलिए हमने परचेजेस लिखा क्रेडिट में। हम एक ऐसा एक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के वक्त अगर कोई छोटा मोटा खर्चा उसके ऊपर किया जाता है, तो उस एक्सपेंसेस को अलग से उसके नाम से नहीं दिखाया जाता, हमेशा उसको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही मर्ज कर दिया जाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज टू हमने एक मशीनरी खरीदी जिसका नाम है, जो कि एयर कंडीशन है। हमने एक एसी परचेज किया। अब एसी जो परचेज किया वो हमने परचेज किया सपोज टू 20,000 का। अब एसी को हम घर तक लेकर आए तो हमने कैरेज भी पे किया। कैरेज सपोज टू हमने पे किया 1,000। उसके बाद हमने जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिया। इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किया सपोज टू 0.5 के, मतलब 500 रुपीज। और हमने यहां पे कुछ कंसल्टेंसी चार्जेस भी दिया। कंसल्टेंसी चार्जेस भी सपोज टू हमने 0.5 के दिया। तो अब अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हमने इस एसी को घर तक पहुंचाने और फाइनलाइज करने तक कितना पैसा खर्च किया? 22,000। तो हम यहां पे एंट्री कर सकते हैं टू कैश, क्योंकि असेट्स हमारे पास से ज़्यादा है तो हम 22,000 यहां पे लिख सकते हैं।
लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलेगा, जिस समय हम इस एक्सपेंसेस को कर रहे हैं उस समय जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं इनको कभी भी अलग से आप डेबिट नहीं करेंगे। आप ये कभी नहीं लिखेंगे एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन चार्जेज अकाउंट डेबिट, कंसल्टेंसी चार्जेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ये एंट्री गलत कर दी जाएगी। आपको एंट्री यहाँ पे करनी है AC एयर कंडीशंस अकाउंट डेबिट टू कैश 22,000 22,000। तो क्या समझे आप, जब भी आप कोई मशीन नई परचेज करते हैं या कोई भी न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उस समय इस एक्सपेंडिचर को फैसिलिटेट करने के लिए जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सभी इसके अंदर मर्ज कर दिए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो हमेशा याद रखना, मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप मटेरियल परचेज करते हैं या लेबर चार्जेस देते हैं, वाइट वॉशिंग चार्जेस देते हैं, प्लम्बर चार्जेस देते हैं, इलेक्ट्रिशियन चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो सभी चार्जेस अलग अलग करके नहीं दिखाए जाएंगे, वो सभी चार्जेस बिल्डिंग के नाम से शो किए जाएंगे, क्योंकि मेजर जो एक्सपेंसेस है वो बिल्डिंग है। इसी तरह यहां पे मेजर एक्सपेंसेस एयर कंडीशन मशीन है, तो हम सारे एक्सपेंसेस इसी के अंदर मर्ज करके दिखाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। इसके अलावा एक बहुत ही टॉप पॉपुलर टॉपिक है जीएसटी, कि सर जीएसटी की एंट्री हमें समझा दीजिए। तो जीएसटी एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये कई फॉर्म में लगाया जाता है, जैसे IGST, CGST, SGST। तो यहाँ इनके डिफ्रेंशिएट करने की इसको जरूरत नहीं है, बेसिक है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी जो है अलाउ भी किया जाता है और जीएसटी रिसीव्ड भी किया जाता है, क्योंकि जीएसटी जब कभी आप किसी चीज को परचेज करते हैं तो जीएसटी हमेशा इनपुट जीएसटी के नाम से डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और वहीं अगर आप कोई चीज सेल करते हैं, क्योंकि यहां पे जीएसटी आप जो है पे कर रहे हैं और यहां पे जीएसटी आप रिसीव्ड कर रहे हैं, तो जीएसटी सेल के टाइम पे जब आप कस्टमर से लेते हैं तो हमेशा उसको लिखते हैं आउटपुट जीएसटी, और इसको हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब आपके दिमाग में जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि सर ये बताओ फटाफट कि जीएसटी जो है जब हम परचेजिंग के टाइम पे इसको डेबिट साइड में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, और सेल के टाइम पे अगर हम जीएसटी को क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करते हैं तो क्यों करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। देखो सेल के टाइम पे मान लीजिए कि मैं ये जो स्टेपलर है इसको सेल कर रहा हूँ एज ए सेल्समैन, एज ए बिजनेस, 100 रुपीज़ का, 10% मैंने जीएसटी कस्टमर से ले लिया, तो कस्टमर मुझे 10 रुपये देगा इसके ऊपर, मतलब 110 रुपीज़ का पेमेंट करेगा। तो ये जो 10 रुपीज़ मेरे पास आया ये मेरा पैसा नहीं है, ये मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया है, तो ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट के लिए पेबल होगा फ्रॉम माई साइड। तो जो पैसा दूसरे का मेरे पास आया, जो इसके अगेंस्ट 100 रुपीज़ आए, वो तो मेरा रेवेन्यू है, लेकिन 10 रुपये तो गवर्नमेंट का ले लिया ना मैंने पैसा, गवर्नमेंट को मुझे पे करना पड़ेगा, कस्टमर से मैंने लिया, मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो जब दूसरे का पैसा मेरे पास है जो कि गवर्नमेंट का पैसा है इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो वो एक तरीके की लाइबिलिटी हो गई। तो जितना जीएसटी मेरे को मिलेगा वो लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड होगा, और इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वहीं दूसरी बात, परचेजिंग के टाइम पे मान लीजिए मैं इसको परचेज करता हूं, परचेज करते वक्त ये मैंने 100 का परचेज किया एज ए बिजनेस, और 10 रुपये 10 रुपीज मैं सामने वाले को जीएसटी पे करके आता हूं, तो मेरी पॉकेट से निकला 110 रुपीज। तो ये जो 110 रुपये मेरी जेब से निकले हैं, इसमें 100 रुपीज तो मेरा एक्सपेंसेस है स्टेशनरी, क्योंकि मैंने खर्च किया, और ये जो 10 रुपये मैंने जीएसटी का पे किया है, ये एक तरीके से इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट इस पैसे को यूज करेगी डैम बनाने में, ब्रिज बनाने में, यूनिवर्सिटीज बनाने में, रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी इस पैसे से। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट बेनिफिट मेरे को ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक्सपेंसेस नहीं है, ये मेरा 10 रुपये जो मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि फ्यूचर में मुझे ही इसका रिटर्न मिलने वाला है। तो ये एक तरीके की असेट्स हो गई। तो जितना जीएसटी मैं पे करूंगा वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा, और वो असेट्स होता है इन्वेस्टमेंट, तो ये इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट असेट्स को। तो इसलिए जब भी असेट्स इंक्रीज होती है तो वो डेबिट में आती है। तो जीएसटी इनपुट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी असेट्स है, इसलिए मैं इसको डेबिट में लिखता हूं। और जब मैं यहां लेता हूं तो ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गवर्नमेंट को ही पे करूंगा, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्रेडिट में, और परचेजिंग के टाइम पे जो हम पे कर रहे हैं वो असेट्स के तौर पे कंसिडर करते हुए डेबिट में। बस ये इसका लॉजिक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन करके एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं मैं इस वीडियो में आपको। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि भाई आप किसी भी असेट्स की वैल्यू का डिक्रीज होना,
किसी भी एसेट्स की वैल्यू का कम होना, बिकॉज ऑफ बियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंसेस, रेगुलर यूजेस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो जो डिक्रीजिंग वैल्यू है ना, ये डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन हमेशा एक तरीके से या तो लॉस होगा या एक्सपेंसेस होगा। दोनों ही कंडीशंस में जितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो एक्सपेंसेस और लॉस को बढ़ाएगा, तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। अब चूंकि ये डेप्रिसिएशन डायरेक्ट किससे रिलेटेड होता है, डायरेक्ट रिलेटेड होता है किसी ना किसी असेट से। तो जितना डेप्रिसिएशन बढ़ेगा उतनी असेट्स डिक्रीज करेगी, और जब असेट्स डिक्रीज करती है तो रूल क्या कहता है कि कम्स इन क्रेडिट। तो इसका मतलब आप यहां पे एंट्री करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस या लॉसेज है तो डेप्रिसिएशन को हमेशा डेबिट में लिखेंगे एज पर रूल, डेबिट साइड में। अब चूंकि ये किसी ना किसी असेट्स को कम करता है तो जिस असेट्स पे भी डेप्रिसिएशन लगाया गया उस असेट्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। टू असेट्स नेम, उस असेट्स का नाम हम क्रेडिट में लिख देंगे उतनी वैल्यू से जितनी वैल्यू से वो डेप्रिसिएट हुई है। तो इस तरह से हमने काफ़ी मेजर एक्शंस को यहाँ पे डिस्कस किया। इसकी अगली वीडियोज़ में अब मैं आपको डायरेक्ट फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड भी जनरल एंट्रीज होंगी, जीएसटी से रिलेटेड फुल फ्लैश जनरल एंट्रीज होंगी, और A to Z जितने भी एक्शंस होंगे वो सारी एंट्रीज हम आगे 1 to 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1 to 1 एक एक वीडियो आप फ्रॉम द बिगिनिंग देखना स्टार्ट करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन आपको जनरल को लेकर ना हो।